श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। आज हम अष्टांग हृदय के आयुष काम्य अध्याय के अंतर्गत सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में वर्णित काल के प्रकार, व्याधि की अवस्था, इनका उपयोग, औषध के भेद व विषय के बारे में जानेंगे। आइए काल के प्रकार के विषय में जानें। क्षणादिर्व्याध्यवस्था च कालो भेषजयो कृत। आयुर्वेद में काल के दो प्रकार माने गए हैं। एक क्षण आदि, दूसरा व्याधि अवस्था यानी रोग की अवस्था। काल के दो प्रकार हो गए। एक तो क्षण आदि जो समय के भेद हैं वे, और दूसरे रोग की अवस्था जो आमा अवस्था और जीर्णावस्था आदि के रूप में परिलक्षित होती है। इन दोनों कालों के अनुसार या इनका उपयोग भेषज योग में किया जाता है अथवा औषध के उपचार में किया जाता है। आयुर्वेद में काल दो प्रकार का माना गया है। एक तो क्षण आदि और दूसरा व्याधि की अवस्था यानी रोग की अवस्था। इन दो कालों का उपयोग औषध के उपचार में किया जाता है। काल का अर्थ है समय। औषध को देने में समय का विचार किया जाता है। यह काल संवत्सर और रोगी की अवस्था भेद से दो प्रकार का है। इसी को नित्यग अर्थात सांवत्सरिक और आवस्थिक अवस्थाजन्य कहा जाता है। सांवत्सरिक काल अयन भेद से दो प्रकार का है, दक्षिणायन और उत्तरायन। शीत, उष्ण और वर्षा के भेद से तीन प्रकार का है। ऋतु भेद से 6 प्रकार का है। मास भेद से 12 प्रकार का है। पक्ष भेद से 24 प्रकार का है। प्रहर आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। इसी सांवत्सरिक काल को क्षणिक भी कहते हैं। इसके काष्ठा, कला, नाडिका, मुहूर्त, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन और वर्ष भेद हैं। आइए वक्तव्य देखें। कोश साहित्य में क्षण शब्द दिन के विभाजन या प्रमाण में प्रयुक्त होता है। दूसरा, यह काल विशेष का भी सूचक है। क्षण आदि, यहाँ आदि शब्द से लव 36 निमेष का समय, त्रुटि 2 क्षण या क्षण के चतुर्थांश के बराबर काल, मुहूर्त 12 क्षण का या 48 मिनट का समय, याम प्रहर या 3 घंटे का समय, अहोरात्र 24 घंटे का समय या 1 दिन 1 रात, पक्ष 15 दिन, मास 30 दिन, ऋतु 2 मास का समय, अयन 6 मास का समय तथा वर्ष से 12 मासों का ग्रहण कर लेना चाहिए। इस काल भेद का प्रयोग शास्त्र में इस प्रकार देखा जाता है, जैसे प्रातः काल वमन कारक औषध योग को देना चाहिए।
मध्याह्न में विरेचन कराना चाहिए। फिर कुछ समय रुककर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए आदि। इसके पहले जो देश भेद की व्याख्या की गई थी तद अनुसार विचार कर, अर्थात यह किस देश का निवासी है, इसका आहार विहार रहन सहन कैसा है, इससे क्या सातम्य होगा, क्या असातम्य होगा, यानी इसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सब विचार कर तब चिकित्सा करनी चाहिए। अतएव आगे औषध प्रयोग की चर्चा प्रस्तावित है। शोधनं शमनं चेति समासादौषधं द्विधा। औषध के द्विधा, दो प्रकार के भेद हैं। एक शोधन और दूसरा शमनम शमन। समासाद संक्षेप में औषधम द्विधा, औषध के दो प्रकार हैं। चिकित्सा दो प्रकार की होती है। एक है शोधनम, शोधन अर्थात जो विमन विरेचन आदि विधियां हैं उनसे दोषों को बाहर निकालकर शोधन करना शरीर का। और दूसरा है शमन अर्थात जो उभरे हुए दोष हैं उनको शांत करना, उनका शमन करना। ये जो दोषों का नाश करने वाली वस्तु है वह औषध है। यह औषध आहार एवं औषध भेद से दो प्रकार की है। इनमें रस प्रधान द्रव्य आहार द्रव्य है और वीर्य प्रधान द्रव्य औषध द्रव्य है। यह औषध द्रव्य भी तीक्ष्ण, मध्य और मृदु भेद से तीन प्रकार का होता है। कार्य भेद से दो प्रकार हैं, एक शोधन और दूसरा शमन। इनमें जो औषध दोषों को शरीर से बाहर निकालता है वह शोधन औषध है, और जो औषध दोषों को शरीर से बाहर नहीं करता परंतु शरीर में ही शांत कर देता है वह शमन औषध है। वस्तुतः शोधन और शमन दोनों लंघन हैं, किंतु यहाँ बृहण औषध का भी शमन औषध में ही अंतर्भाव होता है। इनमें से दोष की अत्यंत अधिकता में शोधन औषध देना चाहिए। दोष के अल्प, अधिक या क्षीण होने पर शमन औषध देना चाहिए। आइए वक्तव्य देखें। शोधन चिकित्सा से बढ़े हुए दोषों को निकाल दिया जाता है एवं शमन चिकित्सा द्वारा बढ़े हुए दोषों को शांत कर दिया जाता है। आयुर्वेदोक्त समस्त औषधों का समावेश शोधन तथा शमन औषधों में हो जाता है। उक्त श्लोक में जो औषध शब्द का प्रयोग हुआ है इसका यहाँ अर्थ है चिकित्सा। शरीर जानां दोषाणां क्रमेण परमौषधम् बस्तिर्विरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु।
शरीर जानाम दोषाणाम, शरीर में होने वाले दोषों के लिए जो परमौषधम क्रमेण, जो उत्तम चिकित्सा है वह क्रमशः इस प्रकार है। बस्ती, वात दोषों के लिए बस्ती, विरेको, और पित्त दोष के लिए विरेचन, वमनम, तथा और कफ दोष के लिए वमन चिकित्सा है, तथा और तैलम घृतम मधु, वात दोष में तैल, पित्त दोष में घृत और कफ दोष में मधु का प्रयोग उत्तम शमन चिकित्सा है। पुनः देखें, शरीर जानाम दोषाणाम परमौषधम क्रमेण, कि शरीर में होने वाले जो वात पित्त कफ आदि दोष हैं उनके लिए उत्तम चिकित्सा क्रम से इस प्रकार है। बस्ती, विरेचन और वमन। तो वात दोष की चिकित्सा बस्ती के द्वारा, पित्त दोष की चिकित्सा विरेचन के द्वारा और कफ दोष की चिकित्सा में वमन का प्रयोग होता है, तथा इसके अतिरिक्त तैलम, वात दोष में तैल, पित्त दोष में घृत और कफ दोष में मधु का प्रयोग उत्तम होता है। वक्तव्य देखें, उक्त श्लोक द्वारा शारीरिक दोषों की संक्षिप्त चिकित्सा कही गई है। इसका विस्तृत विवरण अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 16 में स्नेह विधि, 18 में वमन एवं विरेचन विधि, 19 में बस्ती विधि को कहा गया है। अष्टांग हृदय का यह सूत्र स्थान है। आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथों का यह प्राचीन विषय विभाग क्रम रहा है। इसमें यथासंभव आयुर्वेद संबंधी अर्थों की सूचना होती है। इसमें आयुर्वेद के सूत्रों को मणियों की भांति गूंथा गया है और इन्हीं सूत्रों की अगले अध्यायों या स्थानों में विस्तृत व्याख्यान करने की इसमें प्रतिज्ञा की गई है। अतः इसे सूत्र स्थान कहा गया है। अतएव उक्त 25वां पद्य इसका एकमात्र उदाहरण है। धीर धैर्यात्मादिविज्ञानम मनोदोषौषधं परम। मनोदोषो औषधम परम, मानसिक दोषों के लिए परम औषधि है, उत्कृष्ट औषधि। धी, धृति, आत्मा आदि विज्ञानम, आत्मा आदि का ज्ञान करना। मनोदोषौषधम परम, मानसिक दोषों के लिए परम औषध या उत्तम चिकित्सा है। धी, बुद्धि, धृति, धैर्य, आत्म आदि विज्ञानम, आत्मा आदि का विज्ञान। धी अर्थात बुद्धि, जिसके द्वारा मनुष्य सबको यथार्थ देखता है, समझता है। धृति यानी धैर्य, जो नियमन नियंत्रण करती है। धृतिस्तु नियमात्मिका, और आत्मा आदि ज्ञान योग से होता है। इसी से
कहा है। आत्मा का जो ज्ञान है वो मोक्ष के रास्ते का ज्ञान प्राप्त करना है, और यह आत्मा आदि ज्ञान योग से होता है। इसी से कहा है योगो मोक्ष प्रवर्तकः। आइए वक्तव्य देखें। नीति उपदेष्टा आचार्य चाणक्य ने कुछ ऐसी ही स्थिति को ध्यान में रखकर यह पद्य कहा होगा। कः कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ कस्याहं का च मे शक्तिरिति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः। बस्ती विरेचन वमन तथा तैल घृत मधु के प्रयोगों से क्रमशः वात पित्त कफ दोषों का शमन हो जाता है, और बुद्धि धैर्य आदि से रजोगुण एवं तमोगुण जनित राग तथा क्रोध आदि की शांति हो जाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।